के कन्वीनर। आप दोनों का स्वागत है और साथ में हमारे साथ हमारी ऑडियंस है नेशनल पब्लिक स्कूल से अध्यापकगण और स्टूडेंट्स भी। आप सबका भी स्वागत है। आपने बताया 2 करोड़ हमारे देसी कुत्ते हैं कंट्री में, 20 मिलियन यू सेड। बहुत बड़ी तादाद है। प्रॉब्लम हो रहा है, डॉग मैन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। रेबीज का आपने बताया 20,000 डेथ्स फ्रॉम सच अ डेडली डिजीज यू नो हर साल हो रही हैं। डॉग बाइट्स की तादाद बढ़ रही है। क्या सल्यूशन क्या है इसका? देखिए साहब, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमको करना चाहिए और ये सॉल्यूशन जो WHO ने एक बताया है, जो ये स्टडी दूसरे देशों में हुई है, एक साइंटिफिक और ह्यूमेन मेथड है, इंटेंसिव एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम फॉर स्ट्रे डॉग्स। राइट। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इस प्रोग्राम को फैसिलिटेट करता है थ्रू आउट इंडिया विद द हेल्प ऑफ NGOs, AWOs एंड सम civic bodies, some SPCAs also are there। लेकिन जो हमें करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे लिमिटेड हैं फंड्स इस प्रोग्राम के लिए। बजट कम है। बजट कम है। हम सारे भारतवर्ष के लिए जो हमें ग्रांट मिलती है वो है 3.5 करोड़। ओके। देयर आर सम सिविक बॉडी जो इंडिपेंडेंटली ये कर रही हैं, उसमें हम मदद नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये प्रोग्राम सक्सेसफुल जब ही है जब 70% ऑफ द डॉग पॉपुलेशन इज एड्रेस्ड इन द प्रोग्राम इन एटलीस्ट 2 years थ्रू वैक्सीनेशन, through mass vaccination and animal birth control program. We must to sterilize 70% of the population and also vaccinate 70% of the dog population. जिन कंट्रीज में हाँ, ये कंट्रोल हुआ है, हाँ, जैसे पाश्चात्य देशों में जाओगे आपको एक भी कुत्ता नहीं दिखता आपको ऑलमोस्ट। हाँ, देखिए वो तो हमारी पॉपुलेशन का भी इसमें बहुत वो है। जैसे पहले भी हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था कि सॉलिड वेस्ट को हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, कुत्ते जल्दी मैच्योर हो रहे हैं, ज़्यादा ब्रीड कर रहे हैं। बाहर के कंट्रीज़ में कमिटमेंट है। अभी जैसे रेबीज़ है, रेबीज़ इन इंडिया इज़ ऑर्फन डिजीज़, nobody is having a look at it, neither the animal husbandry department nor the health department, they are not able to address the source, that is the dog। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की क्या दलील है? एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कहता है कि डॉग इज नॉट वन ऑफ द एनिमल्स इन लाइफ स्टॉक। अच्छा, कैटल नहीं है। कैटल नहीं है, हॉर्स नहीं है, गधा नहीं है, जो कि इकोनॉमिकली अपना योगदान देते हैं भारतवर्ष की फाइनेंशियल पोजीशन के लिए। डॉग कुछ नहीं करता, इसलिए इसको ये हमारे डिपार्टमेंट के परव्यू से बाहर है। और हेल्थ डिपार्टमेंट कहता है कि जी कुत्ता तो काटता है आदमी को, हमारा काम है आदमी को का बचाव करना, ना कि कुत्ते का बचाव करना। कुत्ता एनिमल हस्बेंड्री का डिपार्टमेंट में आता है। एनिमल्स आर नॉट आवर मैंडेट, एनिमल्स हैव टू बी एड्रेस्ड बाय द एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन। देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब who should address in whose boundary the dog falls now। But जो आपने कमिटमेंट की बात करी, उस कमिटमेंट का एक पार्ट क्या डॉग किलिंग भी रहा है वेस्ट में? देखिए, भारतवर्ष में भी डॉग किलिंग होता रहा है, लेकिन किलिंग से ये प्रॉब्लम एड्रेस नहीं हो सकती है। फिर बॉम्बे म्यूनिसिपल कमिश्नर ने एक स्टेटमेंट दिया कि हम डॉग किलिंग के थ्रू ही इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर पाएंगे, और उन्होंने एक बड़ा प्रोग्राम लॉन्च करने की भी योजना बनाई। उस पे क्या हुआ बताइए जरा। देखिए, आप ये कहते हैं कि कोई ऐसा जजमेंट नहीं हुआ। दे सपोर्टेड द एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम, दे सेड यस इट शुड बी। दे ओनली सेड दैट दोज डॉग्स व्हिच आर ए न्यूसेंस, व्हिच आर चेजिंग व्हीकल्स, दे नीड टू बी कल्ड। They need to be only culled. those dogs, yeah, which are a nuisance, not all dogs। And we didn't agree with that। The Animal Welfare Board of India protested and we came to the Supreme Court of India, and the Supreme Court of India listened to the arguments of both the sides, and they have stayed the decision of the Bombay High Court for culling the nuisance animals। What do you think, where is this law going? ऐसा नया लॉ आने के चांस है जिससे कलिंग अलाउ होगी, क्या कहते हैं आप? The Animal Birth Control Program allows culling only for dogs that are injured so badly that they are not able to live, or
dogs suffering from rabies, they can be culled, you know. Normal dog, which is a healthy dog, there is no provision for culling it under the animal birth control program, you see. What our contention is that when you sterilize a dog, the aggression level comes down automatically, okay. लेकिन पैक बिहेवियर नहीं जाता। नहीं, पैक बिहेवियर ऐसा है, पैक बिहेवियर बताइए पहले क्या होता है। किसी भी कॉलोनी के अंदर आपके होंगे 8 या 10 कुत्ते होंगे, उनका एक लीडर होता है, और लीडर जहां जाएगा सारे कुत्ते उसको फॉलो करेंगे, उसको कहते हैं अल्फा डॉग। अल्फा डॉग कैन बी ए मेल डॉग, अल्फा डॉग कैन बी ए फीमेल डॉग, करेक्ट। सो दैट लीडर ही इनिशिएट्स द एक्शन, यू नो। किसी को चेज करना है तो वही पहले करेगा चेज। तो अगर वो अल्फा डॉग को आप स्टेरलाइज कर देते हैं इफेक्टिवली, तो वो जो पैक इंस्टिंक्ट है, जो अटैक करने की इंस्टिंक्ट है, वो बहुत कम हो जाएगी, वो नहीं होगी, और दूसरे डॉग्स भी फॉलो नहीं करेंगे। तो आर कंटेंशन इज दैट carry out animal birth control program on an intensive scale, not few dogs, large numbers, so that you don't have this problem at all. And this program is only successful if it's done on a large scale. That is what we are trying to. Large scale means what percent? 70% we are telling. 70% in 2 years. लेकिन हमारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तो 10% भी कुत्तों को नहीं पकड़ पाती है। ये सही बात है, और इसीलिए हमने अभी क्या किया है, we are facilitating the program. It is not the responsibility of the Animal Welfare Board of India to control the population of dogs, but we are stepping in because of the cruelty issue, because the dogs are being killed. So to prevent the killing, we say the alternative, a humane alternative is available, which should be carried out. So that is why we are training the personnel of civic bodies, panchayats, to catch dogs in a humane fashion. We are also sensitizing the animal husbandry department to train their veterinary doctors, you see. Now this program, we have to have full cooperation of the Department of Animal Husbandry, because they got the trained manpower, they got the trained doctors, they got the trained paravets, okay. The civic bodies, they have to provide the infrastructure, they have to provide the funding, ताकि दोनों मिलके जब ये काम करेंगे तो ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। आपका क्या कहना है इसमें? आई थिंक पवन जी, इसमें एक बहुत भारी समस्या है एक्चुअली, वो ये है कि एक मुद्दा जो कि इसेंशियली एक पब्लिक हेल्थ का मुद्दा है, उसको हमने पूरी तरह से केवल जो पशु कल्याण संस्थाएं हैं, जो जिसके कि हम लोग रिप्रेजेंटेटिव्स हैं फेडरेशन की तरफ से, केवल हमारे मेंबर्स के दारोमदार पे छोड़ दिया है। अब आप इस तरह से कल्पना करें कि आप उदाहरण लें पोलियो का या ट्यूबरकुलोसिस का या मलेरिया का, किसी भी ऐसी बीमारी का आप उदाहरण लें, इसको हल करने का क्या तरीका रहा है? सरकार ने बहुत भारी रिसोर्सेज, धन एवं ह्यूमन रिसोर्सेज इस पे लगाए हैं, और तब जाके हम पूरी तरह से उनको कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। हमें इस कार्यक्रम के लिए एक मिशन अप्रोच चाहिए, जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और जैसा कि जनरल कह रहे हैं, जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट्स हैं, ये असल में इनका काम है, ये सिविक अथॉरिटीज़ का काम है। अब अगर सब लोग हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएंगे तो, और फिर हम ये कहेंगे कि भाई अब हमें कुत्तों को ऐसे करना चाहिए, या ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो इसमें गलती हमारी खुद की है। हमने अगर फॉर एग्जांपल हम कलिंग या किलिंग की बात करें, मलेरिया कैसे कंट्रोल हुआ? एनोफिलीज मच्छर हमने मार दिया। तो अगर रेबीज पे कंट्रोल करना है तो द डॉग हैज टू बी समवेयर। जब चूहा आता है हमारे घर में, चूहा भी हमारे जैसा बहुत है। आई मीन जितनी भी एनिमल स्टडीज होती हैं ड्रग्स की, वो चूहों पे करी जाती हैं, हमारे जैसा है, हम चूहे को मार देते हैं। अगर तो क्या हम उस टाइम का वेट कर रहे हैं जब कुत्ता हमारे घर में ही घुस आएगा तब हम उसको मारेंगे, या इस समस्या से निपटेंगे, कि उसके लिए कुछ प्रोएक्टिवली हम सोच रहे हैं कि ये समस्या बढ़ती जा रही है, इसका कुछ समाधान जल्दी निकालना पड़ेगा? अगर इसका समाधान पवन साहब किलिंग में होता तो अवश्य हम आपके साथ होते। जो सारा एविडेंस है वो हमें ये दिखा रहा है कि ये समस्या हमने कुत्तों के मारने के बावजूद इसको हम हल नहीं कर पाए हैं। हम भारतवर्ष में कुत्ते मारते आए हैं, आज भी कई सारी जगहों पर कुत्ते मारे जा रहे हैं, क्यों नहीं सॉल्व हो रही है समस्याएं? और फिर जैसा मैंने पिछले हफ्ते कहा था, हम विज्ञान की तरफ जाएं। ये मैं एक दस्तावेज लाया हूं, यह है WHO एक्सपर्ट कंसल्टेशन ऑन रेबीज, और इसके पेज नंबर 53 पर मैंने ये शेड किया है और मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। There is no evidence that removal of dogs alone has ever a significant impact on dog population densities or the spread of rabies. The population turnover of dogs may be so high
that even the highest recorded removal rates, about 15%, are easily compensated by increased survival rates. ये WHO खुद कह रही है, रिमूवल कह रही है वो, WHO कह रही है कि किसी भी तरह से अगर आप रिमूव कर रहे हैं उनको, उसके बावजूद ये नहीं घटेंगे। फिर ये कहते हैं attempts to control dog populations through culling without alteration of habitat and resource availability have generally been unsuccessful। तो मेरे ख्याल से अब हमारे पास विज्ञान उपलब्ध है पवन साहब और सभी दर्शकों के लिए कि हम अब इस डिबेट को आगे बढ़ाएं। अगर हम इस डिबेट में यहीं फंसे रहेंगे तो मेरे ख्याल से अनदर 10 years हम अभी भी यही बात कर रहे होंगे। हम बिल्कुल फंसना नहीं चाहते, लेकिन हम दर्शकों को भी बताना चाहते हैं कि आप लोगों ने भी वो ऑप्शंस कंसिडर किए हैं कि मतलब आप लोग यूं ही नहीं अगले स्टेप पे चले गए, आपने ऑलरेडी कंसिडर किया और स्टडी करी कि कलिंग या किलिंग सोल्यूशन नहीं है। तो सोल्यूशन आएगा कई सालों में, क्योंकि स्टेरिलाइजेशन तो कई सालों का एक्चुअली के बाद ये जरूरी नहीं है पवन साहब। अगर हम सही रिसोर्सेज डिवोट करते हैं तो विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, देखिए लैटिन अमेरिकन कंट्रीज ने ऑलरेडी रेबीज पर काबू कर लिया है, जबकि ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज हमसे कहीं गरीब हैं, हमसे कहीं पिछड़ी हैं, विज्ञान में हमारा कहीं मुकाबला नहीं है उनका हमारे साथ। अगर ये सारे देश, श्रीलंका, एशिया के कई देश, अगर ये सब देश, मलेशिया, थाईलैंड, दे ऑल कंट्रोल्ड रेबीज, तो हम अगर पिछड़े हुए हैं तो इसमें गलती हमारी है। हम मतलब ये रिसोर्सेज का, कमिटमेंट का, विल, पॉलिटिकल विल, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रॉब्लम है ये। अगर ये प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होए, सही डिपार्टमेंट के अंडर में होए, रिसोर्सेज हो, कमिटमेंट हो, तो ये काम हमारा सॉर्ट आउट हो जाए। अब दूसरे पक्ष पे आते हैं, पेट्स। जो पेट डॉग है वो भी काफ़ी परेशानी का कारण होता है। पहले तो पूइंग, अब ये यहाँ पर कल्चर नहीं है हमारे कंट्री में कि जो उसकी डॉग एक्सक्रीटा है उसको कलेक्ट किया जाए, वो कहीं पर भी करता जाता है। उसमें और जो हमारा देसी कुत्ता है उसमें कुछ फ़र्क है? बिल्कुल फ़र्क है। देखिए देसी कुत्ता भी पोल्यूट करता है, लेकिन वो रोड पे नहीं करेगा। He goes to one corner in a bush and eases himself there. Whereas a pet dog, if not properly trained, he just does it even in the house or on the roadside. You know, he is polluting more visibly compared to a street dog who's more sensible and selects a corner away from the road where it is hidden in the grass. Okay, so there is a distinct difference between the psyche of a street dog in pollution compared to a the street dog is smarter. Definitely, he is more sensible. अब डर की जो बात है, मैं अपनी कॉलोनी में वॉक करता हूँ, वहाँ पर लोगों के पास बड़े बड़े कुत्ते हैं, वो लीश पे भी रहते हैं, कुछ लोग लीश छोड़ भी देते हैं। अब वो कूदता हुआ मेरे तरफ आता है, चाहे प्यार भरे अंदाज में ही आए, लेकिन मैं तो डर जाता हूँ। बिल्कुल। और वो कहता है कोई बात नहीं, उनको ओनर जो होता है कि कोई बात नहीं, काटेगा नहीं, लेकिन मेरी तो बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है। इसी तरह का डर जब हम स्ट्रीट डॉग के पास से निकलते हैं तो हमें वहाँ पर भी होता है। सो ये क्या आप सोचते हैं कि ये डर हमारी डेस्टिनी है? हमें ऐसे ही 2 करोड़ कुत्तों से डरते रहना पड़ेगा सारी ज़िंदगी? क्या सलूशन है इसका? एक्चुअली अगर आप इसमें डिटेल में जाएंगे पवन जी, तो आप ये देखेंगे कि बाय एंड लार्ज, और मेरे ख्याल से हम दर्शकों से भी इस बारे में बात कर सकते हैं, बाय एंड लार्ज हमारे देश में जो हमारा देसी कुत्ता है उसके प्रति एक टॉलरेंस है, उसके प्रति एक प्रेम की भावना है बाय एंड लार्ज। अब अवश्य अगर समस्या उठती है तो उसके प्रति एक रिएक्शन भी होता है। पर आपने ये जो बात कही कि ये पालतू कुत्ते बड़े बड़े, मेरे ख्याल से इस पे गौर देने की ज़रूरत है, क्योंकि इशू और समस्या वहाँ पर है कि इस तरह के कृत्रिम रूप से ब्रीडिंग करवा के और इतने बड़े साइज के जानवर छोटे छोटे फ्लैट्स में, आप कल्पना कीजिए कि जानवर का क्या हो रहा होगा, और जब वो जानवर बाहर आएगा तो उससे लोगों का क्या होगा। तो इसीलिए आई थिंक वी कीप कमिंग बैक इस मुद्दे पर कि जो पेट ओनरशिप है इस पर बहुत गौर देने की ज़रूरत है। बीच में इनफैक्ट सरकार की कोशिश भी थी कि डॉग ब्रीडर्स को और पेट शॉप्स को कंट्रोल किया जाए, रेगुलेट किया जाए। अनफॉर्चुनेटली ये कानून अभी तक लाया नहीं गया है। ये बहुत ज़रूरी है कि इस प्रकार के कानून लाए जाएं जिससे कि
इररिस्पॉन्सिबल ब्रीडिंग जो होती रहती है और इस इररिस्पॉन्सिबल Pet पेट ओनरशिप, बिल्कुल, वो भी बिल्कुल। खत्म। इन अब दोनों को जैसे हमें फॉर काबू एग्जांपल करना हम लोग हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं आजकल बहुत सारे लोग, बिल्कुल। तो उनकी जो लिफ्ट्स हैं उसमें हम डॉग को ले जाते हैं और उसमें स्मेल आती है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इफ यू आर ए रेस्पॉन्सिबल पेट ओनर, यू विल ग्रूम योर डॉग, you will bathe your dog once in a fortnight. There is no question of any smell coming, you know. The smell comes when it's not properly groomed, not properly taken care of, not given a bath after 15 days and all that. So that is the reason, because you as a owner, you are not doing your duty to look after your animal, you know. Otherwise, I don't think any properly cared for animal will smell at all. अच्छा, ऐसा भी आया है कि बहुत छोटे बच्चे को डॉग ने अटैक कर दिया और बच्चे की मृत्यु हो गई, आपने भी सुने होंगे इस तरह के केसेस। व्हाट इज योर कमेंट ऑन दैट? मेरे ख्याल से सबसे पहला इसमें जो बात है वो मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि सेंसेशनलिज्म, क्योंकि बड़ी बड़ी हेडलाइंस को मीडिया आजकल चेज़ करती है, इसीलिए बिना किसी केस के गहराई में जाए ये हेडलाइंस और ये चीज़ें बाहर आ जाती हैं। अभी तक हमने जो केसेस इन्वेस्टिगेट किए हैं, हमें यहाँ किसी केस में ऐसा नहीं मिला है कि एक्चुअली कुत्ते ने किसी भी बच्चे को इस तरह से बिना प्रोवोकेशन के अटैक किया हो। और देखिए, ये बेसिक बायोलॉजी भी है, कुत्ते की इंस्टिंक्ट में ही नहीं है इस तरह से बिहेव करना। हाँ, इस तरह के केसेस होते हैं कि एग्रेशन हुई, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया, अगर माँ बच्चों के साथ है वगैरह वगैरह वगैरह। बट आई थिंक पवन जी, नंबर वन ये चीज़, इसके पीछे कुछ ठोस नहीं है। और मैं ये भी कहूँगा कि अवश्य ऐसा हो सकता है कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस उठें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये एक एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि इसके पीछे अभी तक कोई एविडेंस नहीं है, पर अवश्य ऐसा हो सकता है कि कुछ एक आध एक्सेप्शनल केस कहीं ना कहीं उठे। वैसे एक्सेप्शनल केस को हमें एक केस बाय केस बेसिस पे हल करना होगा, बजाय इसके कि हम एक्सेप्शन को नॉर्म बना दें और ये कहें कि क्योंकि वहां ये हुआ इसलिए आप सभी जानवरों का इस तरह से या तो हटा दें या मार दें या यहाँ रख दें। लेकिन मेरा इसमें पॉइंट है कि वो तो हम केस बाय केस सोच रहे हैं कि हम केस, एक ही केस हुआ या दो ही केस हुए, लेकिन उन घरों में वो जो पालना था वो खाली हो गया, या वो जो कुर्सी थी जिस पे वो बैठता था डाइनिंग टेबल पे वो खाली हो गई। तो ऐसे ही पॉइंट्स के कारण, ऐसे ही केसेस के कारण लॉ बनाते हैं हम, और वो लॉ काफ़ी जनरलाइज्ड लॉ होता है। ऐसा कोई भी पालना खाली ना हो, ऐसी कोई भी कुर्सी खाली ना हो उसके लिए। तो उस पे आप लोगों ने क्या सोचा? इसीलिए तो हमारे पास कानून है, जो आपका एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स हैं वो यही हैं। यू सी, इन रूल्स के माध्यम से हम जनसंख्या भी नियंत्रित करेंगे और हम रेबीज से भी मुक्त होंगे। लेकिन कानून को आपको रिसोर्स करना पड़ेगा, रिसोर्सेज है नहीं, तो उससे आप इस समस्या का हल कैसे करेंगे पवन जी? करेक्ट। देखिए, जहाँ जहाँ भी एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुआ है, जैसे चेन्नई है, कालिम्पोंग है, जयपुर है, वहाँ ना तो रेबीज़ का कोई इंसिडेंस हुआ है लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर, और पॉपुलेशन ग्राफ ऑफ द स्ट्रीट डॉग्स इज कमिंग डाउन to a acceptable number. So this is a very, very good program. What the civic bodies need to do is to implement it in an intensive manner as per the rules, and we can definitely solve this problem. Very good. कि आपके प्रश्न? सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब कुत्ता हमें काटता है तो उसका असर कब तक रहता है, और सपोज हमारे पास कोई डॉक्टरी सलाह या मतलब डॉक्टर का प्रबंध नहीं है, तो हमें सबसे पहले उसके लिए क्या करना चाहिए? जब कुत्ता आपको काटता है तो पहला काम है एकदम से आपको नियरेस्ट प्लेस पे जाके उसको साबुन लेके उसको धोना है अच्छी तरह से। जैसे कोई भी एंटीसेप्टिक सोप है उसको लेके अच्छी तरह से उसको धोइए, ऊपर से पानी का नलका चलाइए, बिल्कुल साफ़ होना चाहिए उधर से, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि बाइट करने के बाद उसको धोना है। उसके बाद आप अपने मेडिकल के जो डॉक्टर हैं उसके पास जाइए, उनकी सलाह लीजिए। अगर ये अनजान कुत्ता है और आपको काट गया, आप उसको कुत्ते को नहीं जानते, तो आप एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन का कोर्स शुरू करवा दीजिए कि 5 इंजेक्शन लगते हैं, और आजकल इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगने लगे हैं, सिर्फ 0.1 ml। पहले तो मसल के अंदर दिया जाता है इंजेक्शन, आजकल एंटी रेबीज़ जो इंजेक्शन है वो ये खाल के अंदर ही दिया जाता है, बहुत थोड़ा सा डोज दिया जाता है, और उसके पूरा कोर्स लेने के बाद आपको किसी चीज़ के डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कुत्ता आप जानते हैं, ठीक है, आपका पालतू कुत्ता है, तो आप उसको देखिएगा कि उसका बिहेवियर चेंज तो नहीं हो रहा, कैसे काटा, आपने उसको प्रोवोक किया है
या अपने आप आके वो झप काट गया, ये भी देखना पड़ेगा। अगर आपने उसके पाँव के ऊपर पाँव रख दिया तो कुत्ते ने काट लिया, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स हुआ, तो वो दूसरी बात है। अगर ऐसे ही हड़बड़ाता हुआ कोई कुत्ता आके आपको काट के भाग जाए तो इसका मतलब है वो सस्पिशियस केस है और आपको धोने के बाद प्रॉपर एंटी रेबीज वैक्सीनेशन कोर्स लेना बहुत ज़रूरी है। साइंस ऑल्सो सेज कि सलाइवा में जो है जर्म वो पहले आ जाता है, हाँ। और बाकी उसके बिहेवियर में बाद में आता है। तो मतलब हर पेट डॉग भी जब आपको काटे तब भी आपको एंटी रेबीज लेना चाहिए, क्योंकि हमारा देश रेबीज फ्री नहीं है। बाहर के देशों में जहाँ के रेबीज को कंट्रोल कर दिया जाता है तो वहाँ एंटी रेबीज ट्रीटमेंट नहीं देते हैं वो कुत्ते काटने के बाद। तो यहाँ क्या है, अगर आपके पेट डॉग को हर साल इंजेक्शन लग रहा है एंटी रेबीज का और वो किसी दूसरे कुत्ते के कांटेक्ट में नहीं आया है, किसी दूसरे बाहरी कुत्ते ने उसको नहीं काटा है, तो वो बिल्कुल सेफ है, ठीक है। लेकिन हमारा देश रेबीज फ्री नहीं है, तो भी मेडिकल डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि एज ए मैटर ऑफ प्रिकॉशन यू मस्ट टेक एंटी रेबीज वैक्सीनेशन, बिकॉज रेबीज बिल्कुल एक फेटल डिजीज़ है। अगर ये शुरू हो जाती है तो इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन प्रोटेक्शन, अगर आप प्रोटेक्टिव कोर्स लेते हैं तो पूरा 100% बचाव भी है। जो डॉग्स पागल हो जाते हैं तो वो बाय बर्थ ही जो पागल होते हैं वो पागल होते हैं या फिर कोई रीजंस होते हैं उनके? पागल कुत्ता जो काटता है तो उसके सलाइवा के अंदर ये वायरस होता है, रेबीज का वायरस। तो जब ये पागल कुत्ता दूसरे कुत्ते को काटता है और उस कुत्ते को ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है तो वो भी पागल हो जाता है, और उसका मिनिमम जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 21 डेज है। तो 21 दिन से लेके कई साल तक का है। आदमियों में तो अभी देखा गया कि 2 तो 3 साल के बाद भी रेबीज हो सकती है अगर पागल कुत्ते ने आपको काटा है और आपने पूरा इलाज नहीं करवाया है। तो ये जो पैदा होने से नहीं होती, ये तो अगर आपके कुत्ते को दूसरा पागल कुत्ता काट जाता है और अगर आप पूरा उसका इलाज नहीं कराते हैं तो ही उसको रेबीज होगा, वरना नहीं होगा। तो ये जन्म से बीमारी नहीं लगती है। तो यदि अगर 2-3 साल बाद भी रेबीज प्रकट हो सकता है बाइट के, तो हर बाइट के ऊपर आपको 6 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने बाइट हुआ, आपने इंजेक्शन नहीं लगवाए तो रेबीज हो सकता है 2-3 साल तक। करेक्ट। अगर आपने इंजेक्शन लगवा लिए तो नहीं होगा। दैट मीन्स जो पेट डॉग है वो भी जब बाइट कर रहा है आपको, तो क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड 2-3 साल भी हो सकता है, तो हर पेट डॉग के बाइट के बाद भी हमें रेबीज का इंजेक्शन लगवाना ही पड़ेगा। वो तो करना पड़ेगा। वैसे नॉर्मल कोर्स में ये देखा गया है कि अगर आप अपने पेट डॉग को हर साल एंटी रेबीज प्रोटेक्शन दे रहे हैं और वो बाहर वाले कुत्तों के साथ नहीं खेलता है, कभी उसने किसी को नहीं काटा है, तो वो सेफ है। अगर वो स्क्रैच भी कर देता है, काट भी लेता है किसी वजह से, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। बट स्टिल एज ए प्रिकॉशनरी मेजर वी डू टेक एंटी रेबीज वैक्सीनेशन। रेबीज से कैसे पता चलेगा कि इंसान, उसका बिहेवियर कैसा हो जाता है सर इंसान का? रेबीज में क्या होता है, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मीन्स पानी को देख के आदमी उसको पी नहीं सकता, उसको ये जो हमारे फेरिंग्स के जो मसल्स होते हैं उसके पैरालिसिस हो जाता है। आदमी पानी पीना चाहता है लेकिन पी नहीं सकता, वो डरता है पानी को देख के, इसलिए इस डिजीज़ का नाम है हाइड्रोफोबिया। और विद इन 7 to 10 डेज आदमी या कुत्ता, जानवर जो भी जिसको रेबीज होती है वो मर जाता है। इसका कोई इलाज नहीं है एक बार सिम्टम्स आने के बाद। What % of the dogs would be rabid dogs? The rabid dogs dies within 7 to 10 days. 7 to 10 days. Okay. 10 days वो सर्वाइव थोड़ी करता है, वो तो 10 दिन में मर जाता है। तो you can't have any population as such. But the infection stays in the environment because he is bitten some. And then the incubation is so variable from 3 weeks to 6 months to 1 year. You see, so the infection stays in the environment, but the dog doesn't stay there. मेरे ख्याल से ये भी याद रखना ज़रूरी है कि रेबीज़ जो है वो हर वार्म ब्लडेड जानवर में रहता है, तो ना केवल कुत्ते में पर चूहों में, लाइक मंकी में भी रहता है। हर अब मंकी मैन कॉन्फ्लिक्ट भी शुरू हो गई है, बड़ी स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट हमारे पहाड़ी एरिया में से भी ज्यादा हो रही है, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी इतनी परेशानी है लोगों को कि आपके घर में आके आपका फ्रिज खोलते हैं और खाते हैं और आपकी हिम्मत नहीं कि आप उसको बाहर भगा दें जब तक वो अपने आप ना जाए। तो दिस इज ए सीरियस प्रॉब्लम ऑफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। रात भर जो डॉग भौंकते रहती है, उनका क्या सॉल्यूशन है? जो कम्युनिटी डॉग्स हैं वो आपके गार्ड भी हैं और वो आपके स्कैवेंजर भी हैं। तो जब भी कोई नई चीज़ आती है, कोई नया आदमी आता है नया बेवक्त, तो वो आपको वार्न करना चाहते हैं कि भाई कोई आ गया है, ठीक है।
तो वो उससे कई बार क्या होता है कि जो चोर वगैरह होते हैं वो डर जाते हैं कि भाई कुत्ते भौंकने लगे, चलो इधर नहीं, कहीं दूसरी जगह चलते हैं। तो वो एक अच्छा आपका गार्ड का काम कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। वो रेगुलर कोई आदमी आता है वहाँ रहता है तो वो नहीं भौंकेंगे, क्योंकि उसको पहचानते हैं वो। लेकिन हाउलिंग जो है, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ अ न्यू पर्सन हैज कम, इट इज़ ऑल्सो अ पैक बिहेवियर वेयर इट इज़ कंटेजियस। एक कुत्ता हाउल करना शुरू करेगा और वहाँ पर कोई भी नहीं होगा इंसान, दूसरा शुरू कर देगा, तीसरा शुरू करेगा, फिर सब करने लगेंगे। नॉर्मली डॉग जब गार्डिंग का काम करते हैं तो वो बार्क करते हैं, दे डोंट हाउल। हाउलिंग इज समथिंग विच दे से द डॉग्स कैन कंसीव दैट सम अननेचुरल थिंग इज गोइंग टू हैपन। ओके, जब सुनामी आती है या कोई अर्थक्वेक आता है उससे पहले डॉग्स हाउल करते हैं। दे हैव द सिक्स्थ सेंस कि सम अननेचुरल थिंग इज गोइंग टू हैपन, somebody may be dying or some unnatural calamity is going to happen, so they forewarn you by their howl, and naturally when one start howl the other also picks up and spreads that sort of a warning to the community that something unnatural is happening. But howling is very very uncommon. ये कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके मोहल्ले के कुत्ते हैं उनकी जो हम स्टरलाइजेशन कह रहे हैं, एक्चुअली हमने शायद उसको उस पर बात भी नहीं की, उसका मतलब होता है नसबंदी करवाना। तो अगर आपके मोहल्ले के जानवरों की नसबंदी हो गई है तो ये मुमकिन है कि वो कुछ शांत हो जाएंगे। मेरे ख्याल से अगर हम ये थोड़े, ये अवेयरनेस की बात है, हम अवेयर हो जाएं कि ये ऐसा करने से सबका फ़ायदा है, तो मेरे ख्याल से समस्या भी हल होने लगती है, भौंकने की समस्या कम होती है, एग्रेशन कम होता है, जनसंख्या कम होती है। जब रिसोर्सेज बढ़ेंगे और कमिटमेंट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन कम होगी। दूसरी बात, पेट ओनर्स को भी रिस्पॉन्सिबल ओनरशिप आनी चाहिए। और तीसरी चीज़ जो आई कि हमें भी सोचना है कि अगर कल हम कुत्ता रखते हैं तो हमें 2 बार सोचना है कि हमें किस नस्ल का कुत्ता रखना है। देसी कुत्तों को अपने घर में अगर हम डॉग लवर हैं तो जगह दें। तो आखिरी पॉइंट कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस जो हैं दे शुड गेट देयर एक्ट टुगेदर। एब्सोल्युटली, बड़े अच्छे पॉइंट्स आए, थैंक यू वेरी मच। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए जय हिंद। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है, अपनी ही पड़ी है, बेपरवाह हमारी चाल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है, ज्ञान की कमी नहीं, समझदारी का अकाल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल